वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में देखो है क्या, आज हम माइनिंग एग्जाम में जितने भी माइनिंग के एग्जाम होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो जनरल इंजीनियरिंग पोर्शन है अगर वो आपके सिलेबस में है तो वो उस हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। टॉपिक क्या है हमारा? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ओके, तो बेसिकली हम न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके साइंस के पोर्शन में भी आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें, टॉपिक उठा के देखें तो आपके जो भी जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है उसमें ये कवर हो जाएगा। तो आज हम यही देखेंगे क्या है एग्जैक्टली न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन रिएक्शन के बारे में समझेंगे। होता क्या है एक्चुअली, आपने सुना तो बचपन से होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से हम समझेंगे और जितना भी इजी तरीके से हो सकता है समझने की कोशिश करें। ओके, बाकी आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और बाकी कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप इस नंबर पर दिए हुए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलो तो फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, तो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन तो इट इज अपोज टू दैट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो बोलता है कि देखो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना, वो बोलता है ये जो प्रोसेस है ये किसको अपोज करता है? न्यूक्लियर फिजन को अपोज करता है। इसके लिए हमको दोनों के बीच का अंतर समझना चाहिए। अब वो हम समझेंगे। चलो देखो, बोलता है when two highly active atoms collide and fuse to form a larger atom due to strong interatomic force of attraction, this refers to as nuclear fusion reaction। तो न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे बता दिया कि जब दो हाईली एक्टिव एटम्स हैं, ठीक है, ये कोलाइड करते हैं और ये बनाते हैं क्या? एक लार्ज एटम बनाते हैं। ठीक है, ये स्मॉल हो गए, ये स्मॉल हो गए, ये लार्ज एटम बनाया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर काफी ज्यादा इंटर एटमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से एक फ्यूज होता है एक लार्ज एटम। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज से जो बन जाए एक लार्ज एटम, दैट इज व्हाट न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब उसी तरीके से व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट स्प्लिट्स इनटू क्वांटा और फोटोन। अभी मान लो कोई यहाँ पे लार्ज एटम, इसको हम स्प्लिट कर दें दो छोटे भाग में, दो छोटे फोटोन में या क्वांटम में हम इसको स्प्लिट कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन रिएक्शन के कारण हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के कारण ये जो है आपको देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा इसको अच्छे समझते हैं। यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन देख पा रहे हो आप, न्यूक्लियर फिजन समझते हैं सबसे पहले। ओके, द टर्म फिजन क्लियरली डिनोट्स द स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ऑफ समथिंग इनटू स्मॉलर पीसेस। तो बहुत ही इजीली यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फिजन का मतलब यहाँ पे बताया है कि मतलब जिसको हम स्प्लिट कर दें या फिर हम उसको ब्रेक कर सकें किसी एटम्स को छोटे पीसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका क्या है? इन न्यूक्लियस है, टारगेट न्यूक्लियस। ये देखो यहाँ पे, तो इससे क्या होता है? यहाँ टूट गया, ब्रेक कर दिया गया इसको, तो यहाँ पे फिजन हो गया। यहाँ पे फिजन प्रोडक्ट्स है, फिजन प्रोडक्ट्स है। तो ये आपको दिखाना चाह रहा है कोई एक मतलब कोई लार्ज आइटम है उसको हम ब्रेक करके स्मॉलर पीसेस में उसको क्या कर दें? ब्रेक कर दें, स्प्लिट कर दें। दैट इज व्हाट shows fusion reaction. In this context, nuclear fusion refers to the breaking or splitting of a large or parent atom into smaller one or two or more daughter atom. तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जो एक बड़ा एटम है, ठीक है, पेरेंट एटम, एक लार्ज या फिर पेरेंट एटम को हम जब स्प्लिट करते हैं, ब्रेक हो जाता है स्मॉलर वंस में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। These small atoms are technically light in their weight। तो बोलता है ये जो स्मॉल एटम्स हैं, जो मैंने बताया आपको कि लार्जर एटम है, इसको स्प्लिट किया गया दो स्मॉलर एटम है। ठीक है, स्मॉलर एटम इनका जो वेट है ना काफी ज्यादा लाइट होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, लाइट वेट बोल रहा है कि लाइट वेट होता है। When the nuclear fusion process breaks, a large number of energy is released, indicating the nuclear fusion process is exothermic। यहाँ बोलता है कि देखो, जब न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जब ब्रेक होता है तो जैसे ही ब्रेक हो रहा है, मतलब जैसे मान लो ये लार्ज एटम है, यहाँ ब्रेक को इसको स्प्लिट किया गया स्मॉलर एटम्स में, जब ये हो रहा है, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है, उस प्रोसेस में बोलता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, अभी एक्सोथर्मिक क्या होता है यहाँ पे समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो यहाँ एक्सोथर्मिक मतलब ये होता है कि ये हीट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अब ये हीट जो है सराउंडिंग में क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, एंड दिस इंडोथर्मिक इज आल्सो केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होता है कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से।
ठीक है, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। तो ये दोनों का अंतर समझना होगा। चलो न्यूक्लियर फ्यूजन देखो, अभी फ्यूजन इंपॉर्टेंट है। द टर्म फ्यूज रिफर्स टू द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह बोलता है फ्यूज मतलब ये होता है कि हम समझते हैं कि ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स का मिलके जो है एक लार्ज एटम बना दे। लाइक ये आपका स्मॉलर एटम है, ये स्मॉलर एटम है, दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक लार्ज एटम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ बोलता है कि दो एटम्स को हम फ्यूज कराते हैं, ये लार्ज एटम बनता है। द टर्म न्यूक्लियर फ्यूजन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाई विच टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर एटम। दो और दो से ज्यादा एटम्स को हम कंबाइन करते हैं तो एक लार्जर एटम्स को फॉर्मेशन करता है। एंड द न्यूक्लियर प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक बिकॉज इट रिक्वायर्स एब्सॉर्बिंग एनर्जी टू फ्यूज टू एटम्स। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला है कि बोलता है कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है ये इंडोथर्मिक इन नेचर है। क्यों इंडोथर्मिक है? जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सराउंडिंग से इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसको सराउंडिंग से क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स एब्जॉर्बिंग एनर्जी टू फ्यूज टू एटम्स। अब भाई हमें एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी, जैसे कि मान लीजिए ये दो आपको स्मॉल एटम दिख रहा है, ठीक है, ये फ्यूज करेंगे तो इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी तो ये आपका लार्ज एटम को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, तो फ्यूज कराने के लिए दो एटम्स को आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, एब्जॉर्बिंग एनर्जी टू फ्यूज टू एटम्स। तो कंसिडरिंग द टू ट्रेन बोगीज ज्वाइनिंग और फ्यूज विया मैग्नेट, जैसे कि एग्जांपल में बोला है कि कोई ट्रेन बोगी है, ठीक है, दो, अब इसके बीच में हम एक मैग्नेट लगाते हैं, इसको हम फ्यूज करेंगे, ठीक है, मैग्नेट की मदद से। तो मैग्नेट जो है आपका एब्जॉर्बिंग एनर्जी हो गया, ठीक है, और ये दोनों आपका क्या हो गया, स्मॉलर बॉडीज हो गए, ठीक है, स्मॉलर बॉडी दोनों को फ्यूज कराएंगे तभी तो एक जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। दैट इज व्हाट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अभी जरा थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन लिखा है एक साइड न्यूक्लियर फ्यूजन लिखा है। फ्यूज यहाँ पे मतलब समझिएगा, यहाँ पे फ्यूजन का मतलब समझिएगा, ठीक है। फ्यूज मतलब जब हम एक स्मॉलर बॉडीज को क्या करें, फ्यूज कराएं तो एक लार्जर फॉर्मेशन होता है लार्जर एटम का। फ्यूजन में क्या होता है कि जब हम लार्जर एटम को स्प्लिट करते हैं दो भागों में, दो छोटे छोटे लाइटर एटम्स में, इसको जब हम क्या करते हैं, स्प्लिट करवाते हैं, दैट इज व्हाट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक है। मैं बताऊंगी कौन सा आपका एटम जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, कौन सा रिएक्शन। चलिए पढ़ते हैं इसको। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस हैवी न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू फ्रैगमेंट्स अलोंग विद फ्यू न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे बोलता है देखो ये इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हैवी न्यूक्लियस होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं दो फ्रैगमेंट्स में अलोंग विद फ्यू न्यूट्रॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स के साथ में। चलो ये समझ में आ गया। न्यूक्लियर फ्यूजन बोलता है इन दिस प्रोसेस लाइटर न्यूक्लियाई विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियाई। तो लाइटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, दोनों को हम फ्यूज कराते हैं तभी एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देखो, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। आई बोलता है कि रूम टेम्परेचर पे भी ये घटित हो सकता है ये रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है आपका वो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। चलो ये समझ में आ गया। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन में बोलता है these reaction will take place at very high temperature such as 10 to the power 7 केल्विन। देखो ये हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बोलता है देखो न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए तभी जाके ये रिएक्शन काम करेगा। ठीक है, वो भी कितना, 10 to the power 7 केल्विन, इतना टेम्परेचर चाहिए, सोचिए। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। टू स्टार्ट फ्यूजन एटलीस्ट वन थर्मल न्यूट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इज कंपल्सरी। अब यहाँ पे बोलता है देखो, टू स्टार्ट फ्यूजन एटलीस्ट वन थर्मल न्यूट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इज कंपल्सरी। बोलता है कि देखो फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट एक थर्मल न्यूट्रॉन जो है बाहर से कंपल्सरी होता है कि उसको आप ऐड करो उसमें। ठीक है, एक थर्मल न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है कोई भी फ्यूजन रिएक्शन को देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल न्यूट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो, एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास ऑफ पार्टिसिपेंट इज लेस। यहाँ बोलते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है पर यूनिट मास की अगर बात करें पार्टिसिपेंट की तो वो कम होती है, लेकिन यहाँ पे देखो एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास ऑफ पार्टिसिपेंट इज हाई। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में आप देख पा रहे हो कि जो एनर्जी रिलीज होती है पर यूनिट मास ऑफ पार्टिसिपेंट वो हाई होता है, नियरली 7 टाइम्स मोर देन फ्यूजन रिएक्शन। बोलता है 7 गुना ज्यादा फ्यूजन रिएक्शन से इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। सोच सकते हो आप, समझ में आ रहा है कि पल्ला भारी पड़ रहा है देन फ्यूजन रिएक्शन का। अब यहाँ पे देखो, इन दिस प्रोसेस न्यूट्रॉन्स आर लिबरेटेड। तो यहाँ बोलते हैं इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, लिबरेटेड होते हैं। ठीक है, लिबरल होते हैं मींस फ्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्यूजन में इन दिस प्रोसेस पोजिट्रॉन आर लिबरेटेड। यहाँ बोलता है कि जो पोजिट्रॉन्स होते हैं वो लिबरेट होते हैं सिर्फ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोलता है 6 में दिस रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड
अब यहाँ पे हमें समझ में आया कि भाई जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये बोलते हैं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बोलता है न्यूक्लियर फ्यूजन जो है दिस इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन फ्यूजन रिएक्शन। बोलता है कि भाई देखो इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो, ये कह रहा है कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप खुद सोचो कि कोई लाइटर न्यूक्लियाई है, ठीक है, कोई लाइटर स्मॉल यहाँ पे एटम दिख रहा है, दोनों को हम फ्यूज कराते हैं और एक लार्जर एटम का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो इसको आप कंट्रोल कर पाओगे हैं? पता नहीं क्या होगा अगर ये हो गया तो। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। हमें एक चीज समझ में आया कि भाई हाइड्रोजन एटम जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, दोनों का पूछ सकता है कि भाई फ्यूजन रिएक्शन जो है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन सा बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। अभी यहाँ पे देखोगी फ्यूजन रिएक्शन पे कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है, एटम बम, ठीक है, एटम बम, याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो एक याद करने का ट्रिक मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए फ्यूजन हो, मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है कि भाई इसमें किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो फ्यूजन बोल रहा है तो आपको ये याद रखना है कि फ्यूजन टॉम, ठीक है, फ्यूजन टॉम, तो फ्यूजन टॉम से याद रहेगा आपको कि भाई ये लगा दो एटम होंगे, एटम बम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप फ्यूजन का याद रख लेना। फ्यूजन में कैसे याद रखोगे, फ्यूजन से आपको याद रखना है क्या, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो याद रखोगे, फ्यूजन से हाइड्रो याद रखोगे तो हाइड्रोजन बॉम्ब याद आ जाएगा, ठीक है, तो ये समझिएगा। फिर यहाँ पे लास्ट देखो द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन कैन बी यूज फॉर पीसफुल पर्पस। यहाँ पे बोलता है देखो जो एनर्जी रिलीज होती है ना फ्यूजन रिएक्शन उसको हम पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बोलता है न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, एटॉमिक पावर स्टेशन हो गए, ये सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है, पीसफुल पर्पस के लिए। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन कैन नॉट बी यूज फॉर पीसफुल पर्पस, तो बिल्कुल भाई ये पीसफुल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता फ्यूजन रिएक्शन। तो हमें ये समझ में आया, थोड़ा शैतानी वाला दिमाग लग रहा है फ्यूजन रिएक्शन को देख के। अभी थोड़े से और क्लियर कर देते हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आए होंगे वो भी मैं बताते जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, एक बार जरा इसको भी देख लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स रिलीजिंग अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा रिलीजिंग अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब यहाँ पे बोल रहा है रिलीज कर रहा है तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा है, स्प्लिट हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, स्प्लिट हो रहा है, लार्जर एटम है इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं हमें स्मॉलर स्मॉलर एटम, बहुत ज्यादा मात्रा में यह एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज कर रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा आपका इंडोथर्मिक और ये हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे इंडोथर्मिक मतलब ये होता है कि जब हमें काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत हो, एब्जॉर्ब कर ले हम एनर्जी को, तभी तो हम फ्यूज कराएंगे ना भाई, एक लार्जर जो आपका एटम वो बनेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉलर एटम्स टू क्रिएट अ लार्जर एटम रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लार्ज एटम चाहिए। लार्ज एटम कैसे बनेगा, दो स्मॉलर एटम्स को हम फ्यूज कराएंगे और फ्यूज कराने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे क्या होता है एनर्जी रिलीज करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नॉट कॉमन इन नेचर, तो कॉमन इन नेचर नहीं है, ठीक है, कॉमन इन नेचर नहीं है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन और यहाँ पे फ्यूजन की बात हो रही है। तो फ्यूजन बोलता है कि देखो भाई कॉमन नेचर में नहीं है, कॉमन इन स्टार्स इट इज सन, बोलता है फ्यूजन रिएक्शन आपको स्टार्स में सन में देखने को मिलेगा, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन तो बोलता है कि कॉमन नेचर में नहीं है, ठीक है, नेचुरली इसको हम मतलब अकर नहीं करवा सकते। मे रिक्वायर हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स, तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स चाहिए इसके लिए, ठीक है, इसके लिए फ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे बोलता है फ्यूजन में देखो रिक्वायर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन, तो फ्यूजन के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर कंडीशन चाहिए, ठीक है। अब फ्यूजन में देखो प्रोड्यूस अ हाई एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। और यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन ऑफ लाइट न्यूक्लाई प्रोड्यूस वेरी हाई एनर्जी, रिएक्शन ऑफ हैवी न्यूक्लाई मे नॉट रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, एग्जांपल देख लो यहाँ पे। न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्डेड ऑफ यूरेनियम 235 एनर्जी ऑफ डिके इन अनस्टेबल आइसोटोप, ठीक है। तो ये एग्जांपल बोल रहा है कि आपका जो न्यूट्रॉन्स है बॉम्बार्डेड ऑफ यूरेनियम 235 एंड रेडियोएक्टिव डिके इन अनस्टेबल आइसोटोप्स। इसका एग्जांपल होता है फ्यूजन बिटवीन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। क्या बोलता है कि जो फ्यूजन हुआ है इसके बीच में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बीच में, ये फ्यूजन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इस फ्यूजन और फ्यूजन मोस्ट पावरफुल, बोलता है क्या फ्यूजन बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो बोलता है फ्यूजन रिलीजेस सेवरल टाइम्स द एनर्जी जनरेटेड बाय फ्यूजन मेकिंग इट अ फार मोर पावरफुल प्रोसेस। तो बोलता है देखो फ्यूजन अगर की बात करें तो ये जो एनर्जी जनरेट होता है ये फ्यूजन के द्वारा ही जनरेट होता है और इसके वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है फ्यूजन रिएक्शन, ठीक। चलो ये तो क्लियर हो गया। अभी 3 डिफरेंसेस देखेंगे आप बिटवीन फ्यूजन एंड फ्यूजन। यहाँ पे देखो 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस
फ्यूजन के बगल में, फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में। तो बोलता है फ्यूजन इज द ज्वाइनिंग ऑफ एटमिक न्यूक्लाई एंड फ्यूजन इज स्प्लिटिंग ऑफ एटम न्यूक्लाई। तो ये समझ में आ गया कि भाई फ्यूजन मतलब होता है फ्यूज कराओ, मतलब कि ज्वाइन कराओ दो न्यूक्लाई का, और मतलब लाइटर न्यूक्लाई का, और वो बनाएगा एक लार्जर न्यूक्लाई। तो यहाँ बोलता है कि देखो फ्यूजन की बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एटम न्यूक्लाई, ठीक है, लार्ज एटम को स्प्लिट करते हैं हम छोटे लाइटर न्यूक्लाई। तो बोलता है फ्यूजन प्रोड्यूसेस फार मोर एनर्जी देन द क्रिएटेड बाय फ्यूजन। बोलते हैं देखो फ्यूजन जो है बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू फीजन, 7 गुना जो मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। फिर बोलता है फ्यूजन अनलाइक फीजन डज नॉट क्रिएट हार्मफुल रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट्स बाय दैट नीड टू बी स्टोर्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। बोलता है देखो फ्यूजन की बात करें तो अनलाइक फीजन does not create harmful radioactive product byproduct that needs to be stored for thousands of years। मैं बोलता देखो फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई भी हार्मफुल रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट्स को क्रिएट नहीं करता है जिसको हम स्टोर कर सके थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे डिफरेंस समझ में आना चाहिए हमको। यहाँ पे वाई इज न्यूक्लियर फ्यूजन नॉट यूज्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूजन बहुत जबरदस्त बहुत खतरनाक है, तो क्यों इसको यूज नहीं किया जा सकता। बोलता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट करेंटली यूज फॉर पावर जनरेशन। तो भैया देखो पावर जनरेशन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। एज इट इज डिफिकल्ट प्रोसेस टू रिक्रिएट एंड कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है कि इसको हम रिक्रिएट करें, कंट्रोल कर सकें, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा ये, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्ट्रांगली रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई इन ऑर्डर टू अलाउ देम टू कोलाइड एंड फ्यूज। बोलता देखो ये किस कारणवश हो सकता है कि भाई बोलता है कि बहुत टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो उसको कंट्रोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ बोलता है कि देखो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के बीच में। तो इसको आप मतलब अलाउ तो कर दो कोलाइड करें, फ्यूज करें, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये कहना चाह रहा है हाउएवर वर्क इज गोइंग टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो अभी काम चल रहा है ऐसा कुछ, अगर फर्दर नोटिस आता है या फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बताया जाएगा आपको। फिलहाल तो है न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आर फ्यूजन एंड फ्यूजन सिमिलर। बोलते क्या फ्यूजन फ्यूजन सिमिलर है? भाई नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। बोथ आर न्यूक्लियर रिएक्शन दैट प्रोड्यूस एनर्जी बट फ्यूजन एंड फ्यूजन आर नॉट द सेम। दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शन है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फ्यूजन एंड फ्यूजन जो है सेम नहीं है। मैंने आपको ऊपर बताया इतनी बार कि फ्यूजन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग टू लाइट न्यूक्लाई टू फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लाई एंड फ्यूजन इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लाई इनटू टू लाइटर। फिर बोलता है देखो इज फ्यूजन और फ्यूजन मोर डेंजरियस। बोलता है क्या बहुत खतरनाक है फ्यूजन फ्यूजन। तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर डेंजरियस देन फ्यूजन एज इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल वीपन ग्रेड रेडियोएक्टिव वेस्ट इन द फ्यूल रॉड्स दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड सेफली अवे फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे बोलता है क्योंकि देखो ये हार्मफुल टाइप के जो ग्रेड रेडियोएक्टिव वेस्ट होते हैं उसको ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। और इसको हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, मतलब काफी सेफली तरीके से थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक सेफ करके रखना होता है। तो इस हिसाब से जो है काफी डेंजरियस हो जाता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू फ्यूजन। अब इस फ्यूजन और फ्यूजन सेफ, बोलता सेफ क्या है, फ्यूजन है कि फ्यूजन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूजन तो सेफ नहीं है, ठीक है। वाइल सेफ्टी मेजर्स मींस दैट द डेंजर ऑफ फ्यूजन आर ग्रेटली रिड्यूस्ड, फ्यूजन इज इनहेरेंटली सेफर एज ए प्रोसेस। बोलता देखो सेफ्टी मेजर्स के तरीके से अगर हम देखें तो फ्यूजन का बोल रहा है कि जो डेंजरस अकरेंस है उसको कम किया गया, बेहद काफी रिड्यूस किया गया है। और फ्यूजन की बात करें फ्यूजन की तो बोलता कहीं ना कहीं ये सेफर एक एज अ प्रोसेस है, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन। फिर बोलता डज फ्यूजन और फ्यूजन प्रोड्यूस मोर एनर्जी। क्या ये दोनों बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? तो यहाँ पे देखो फ्यूजन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन फ्यूजन। तो हमें पता है कि भाई फ्यूजन जो है ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन कंपेरिजन टू फ्यूजन रिएक्शन, बट there have been challenges around the energy expanding and creating the condition required for fusion, as it has been more than the amount of energy returned as a result. However, where these challenges are fully solved, fusion has the capacity to produce several times the amount of energy created by fusion. तो यहाँ पे बोलता है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, एनर्जी की अगर आप बात करेंगे, एनर्जी को एक्सपैंड करना है और डिपेंड करता है कि भाई कैसा कंडीशन है जो फ्यूजन को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी जो है, बहुत ज्यादा एनर्जी की मात्रा ये क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, हमें ये चीज पता है, 7 गुना एनर्जी रिलीज करता है फ्यूजन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि चैलेंजेस को सॉल्व किया गया है। तो अगर इस चैलेंजेस को हम सॉल्व कर देते हैं तो फ्यूजन के पास ये कैपेसिटी होता है कि वो काफी ज्यादा मात्रा में अमाउंट को रिलीज कर सकता है, जो फ्यूजन क्रिएट करता है उससे ज्यादा मात्रा में ये एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि फ्यूजन जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन कंपेरिजन टू फ्यूजन रिएक्शन। फिर यहाँ बोलता है डज फ्यूजन और फ्यूजन अकर्स इन द सन। क्या सन में, सन से मतलब निकलता है ये फ्यूजन फ्यूजन। तो बोलता है एज अ मेन सीक्वेंस स्टार
द सन जनरेट्स एनर्जी थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लाई इनटू हीलियम। बोलता है देखो सन जो है ना वो एनर्जी क्या करता है, जनरेट करता है एक न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से। तो फ्यूजन रिएक्शन आपको सन में देखने को मिलेगा। करता क्या है ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, इसको क्या करता है, हीलियम कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपका न्यूक्लियर क्या हो जाएगा, फ्यूजन रिएक्शन। ओके, सन जनरेट्स एनर्जी थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से जो है इसको क्या करता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को हीलियम में कन्वर्ट करता है। The nuclear fusion that occurs in the sun is combined result of high temperature of extreme pressure in the core of the sun, which fuses 500 million metric tons of hydrogen each second। अब आप समझ पा रहे हो कि कितना भयानक टेम्परेचर यहाँ पे लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। कोर, सन का जो कोर है वहां पे तब जाके ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन। तो आप समझ पा रहे हो काफी मतलब खतरनाक है ये न्यूक्लियर फ्यूजन। इतना टेम्परेचर चाहिए आपको, इतना प्रेशर चाहिए, तब जाके इसको आप ऊपर से कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो विच फ्यूजेस 500 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन ईच सेकंड। हर सेकंड जो कितना ये देख पा रहे हो 500 मिलियन मैट्रिक टन को फ्यूज करता है ये। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स की। तो सोच पा रहे हो आप कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस तरीके से जो ये आपका सन जो है ये रिएक्शन देता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये बोलता है डज फ्यूजन और फ्यूजन प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो बिल्कुल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखो बोथ फ्यूजन फ्यूजन प्रोड्यूस सम लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी लेवल पे रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। However, fusion power plant generates unstable nuclei, some of which are radioactive for thousands of years, while fusion doesn't create any long-term nuclear waste। तो बोलता है यहाँ पे देखो फ्यूजन पावर प्लांट जो होते हैं ना वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई को जनरेट करते हैं और कहीं ना कहीं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक ये रहते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूजन की बात करें तो ये कोई भी लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, द टिपिकल फ्यूज रिएक्शन क्रिएट्स द इनर्ट गैस हीलियम व्हाइल आल्सो प्रोड्यूसिंग कंज्यूम्ड ट्रिटियम विद इन द प्लांट। क्या होता है कि इस टाइप की जो फ्यूजन रिएक्शन है वो क्या क्रिएट करते हैं, इनर्ट गैस हीलियम को क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ ये आपका ट्रिटियम जो होता है ना उसको प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम करते हैं विद इन द प्लांट के अंदर ही। एज अ बेटा इमिटर ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव। सबको पता है कि भाई देखो ट्रिटियम जो है वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव है, बट इट हैज अ शॉर्ट हाफ लाइफ। लेकिन इसका जो लाइफ है वो काफी शॉर्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट हाफ लाइफ होता है एंड इज आल्सो यूज्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट सो डज नॉट पोज अ सीरियस डेंजर। इसलिए इसको बहुत छोटे कम अमाउंट में जो है इसको यूज किया जाता है, इसलिए काफी ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता है। ठीक है, सीरियस नहीं हो सकता, सीरियस डेंजर नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे बताना चाहता है रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखो डज फ्यूजन एंड फिजन रिक्वायर मोर एनर्जी। क्या ये दोनों बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है? तो देखो बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रिएट अ टाइप ऑफ प्रेशर दैट अलाउज फ्यूजन टू अकर नेचुरली इन द कोर ऑफ द सन, फ्यूजन पावर प्लांट इंस्टीड रिक्वायर मोर हीट। तो यहाँ बोलता है कि देखो एक तो पहली बात कि इम्पॉसिबल है एक तरीके से कि हम प्रेशर को रिक्रिएट करें, जो कि अलाउ करता है फ्यूजन रिएक्शन होने में। मतलब नेचुरली अगर हम देखें कि जो सन का कोर है, ठीक है, वहां से जो जिस तरीके से वहां से प्रोसेस हो रहा है वो सेम से आप प्रोसेस नहीं कर सकते ना। तो फ्यूजन पावर प्लांट इंस्टीड रिक्वायर मोर। तो सबको पता है कि भाई फ्यूजन पावर प्लांट अगर हम करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ हीट टू अलाउ फ्यूजन टू टेक प्लेस। देख पा रहे हो? तो यहाँ बोलता है अगर हम ये लेवल का हीट अगर हम अलाउ करते हैं फ्यूजन कराने के लिए तो हमें कम से कम 150 से लेकर 300 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो एनर्जी प्रोड्यूस होगा इन कंपैरिजन टू फ्यूजन प्रोसेस। Reducing the energy required for fusion is one of the biggest challenges faced by the nuclear industry। तो यहाँ पे बोलता है कि जो एनर्जी को कम करना होता है फ्यूजन रिएक्शन में वो बहुत ही बड़ा चैलेंजेस हो जाता है जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री के द्वारा जो उनको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, आप एनर्जी को कम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब फ्यूजन रिएक्शन में जितना एनर्जी चाहिए उसको, ये थोड़ी है कि अगर एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसमें एनर्जी को हम फ्यूज करा रहे हैं तो अनकंट्रोल हो जाए, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। ये तो बहुत ही चैलेंजेस है, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री का बहुत ही बिगेस्ट चैलेंजेस है ये। लास्ट है हमारा हाउ आर फ्यूजन एंड फ्यूजन सिमिलर। तो कैसे सिमिलर है? Both fusion and fission involves nuclear reaction that release large amount of energy that can be used to produce electricity. However, fission is splitting of atom when fusion joins them together। यहाँ बोला देखो दोनों ही फ्यूजन की बात करें तो कोई दोनों ही जो है न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व है, जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो बोलता है फ्यूजन जो है मतलब स्प्लिटिंग ऑफ एटम होता है, वाइल फ्यूजन मतलब जॉइन ऑफ देम टुगेदर। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों का ये मतलब है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन। अगर इसे क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप कर ले जाओगे, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं करोगे। अच्छा, इसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फील फ्री टू शेयर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल श्योरली रीच टू यू। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।